देखो वो कॉपी उठा के नहीं आ रहे, भूल जाऊंगी तो देखने के लिए। अच्छा ये बोल रही थी मैं कि ये बैग मैं करी हूँ। मेरा पैसे तो ये है ना, सिर्फ मुझे वीडियो दिखाना था। ये वाला जैसे मुझे कोई भी वीडियो दिखाना है तो मैं कहाँ जाती हूँ, तो इसमें यही वीडियो क्या आ रहा है, बैक कर दूंगी। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम आप पोस्ट है मैम, भी आप प्रेजेंटेशन देखते हैं मैम ये थोड़ा। हाँ, ये मैं इसमें प्रेजेंट करने वाली हूँ, पीपीटी में मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। मैम आप उल्टे दिख रहे हो मैम भी मेरे को ना। ओके, ऐसे रखूँ है ना, ऐसे करती हूँ मैं, ठीक है ऐसा, यस मैम, यस है ना। मैम, और यस मैं मैम, आपको शेयर भी कर रही हूँ, आपको मैं अपना इसको सेट कर रहा हूँ। यस आप एक मैम, बार ये तो मैं अपनी साइड से प्ले करता हूँ मैम। हाँ आपको मैं इसमें अभी स्टैंड में करके बताती हूँ। यस मैम। को ऐसे लगाते हैं साइज का, पर साइज कम है। इसको कम करो। इसमें वो अच्छे से आ जाए। ये सब में 1000 को ऐसे ही लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, रुको, इसको ऊपर करना पड़ेगा। कैसे? कल की बात है, टाइट करो तो पूरा घुमा लो कैसे करके। हाँ, कैमरा कैमरा फोन निकाल, फ्रंट कैमरा करेगा। नहीं नहीं, फ्रंट फोन निकालो, नीचे वॉल्यूम बटन में बंद हो गया इसको। हाँ चलते हैं सर, पहले इसको फिक्स करो फोन को। फिक्स करा फिट हो जाता है। करना अभी करना। इसमें कर देती हूँ, ये बनाती हूँ। तो उल्टा क्या है क्या? फ्रंट छोड़ो, इसमें कर देती हूँ। हो गया। हो गया। हो गया, मैं दिखाऊँ कैसे बताना।
ऐसे ऐसे यस, इधर आए तो ये वाला बीच में आ रहे हैं, इसकी वजह से देख के। ऐसे हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया ये नहीं, सबसे ऊपर शर्मा शर्मा सॉरी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसमें एक कर भाई, तेरे घर का अच्छा सस्ता वाला ये बाकी का हो रहा है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये वाला। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कि वो इसको फर्स्ट लाइट पर नहीं दिख रहा है इसको। फर्स्ट ग्रेड ये फर्स्ट ग्रेड ये ऐसे क्यों रहा है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है? तब ये वाला है ना? नहीं वेट, इसको ऐसे रेक्टेंगल क्यों नहीं दिख रहा है? अरे ये समझ नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? अभी दोनों रिकॉर्ड हो इसमें दिखा था, मेरा पीपीटी क्यों दिख रहा है इसमें? पीपीटी में वो लोग लगाए हुए हैं मैम। हो गया छोड़ दे। बस इसको हाँ फर्स्ट वाला है ना? मैम वो लोगों ने इसको वो किया है, वो लोग ऐड किया उनको इसके वो लोग स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, उसको उनको बैक करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा उसको। हाँ से बात करूँ एक बार, शर्मा जी के तुम्हारे मोबाइल से बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है? ये इधर कैसे होगा, उस तरफ तो दिखाना है इसको। बस ये फोकस अच्छे से, फोकू वाला लाइट जला दो बेटा, कैसा आ रहा है देखिए। गुड। जी यहाँ बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है क्या? और क्या ज्यादा डिफरेंट होना, थोड़ा पहले दूर करना पड़ेगा। वो क्यों बना? दे उसको, फिर ये वाला लाइट दिख रहा है, ये लाइट शाइन कर रहा है क्या? कहाँ से कनेक्ट कर दूँ? आपको लॉग इन कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ तो क्या है? एक सेकंड दिखाना सर। हेलो सेवन जीरो 182184021। ठीक है, इस मोबाइल में पढ़ना। सेवन जीरो 9404। दो रेडी उनकी दो हाँ हाँ हो गया तो स्क्रीन अच्छे से दिखना चाहिए। दिखाएगा तो मेरी आवाज नहीं इसको लिख के रखो बेटा। ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है।
अभी ठीक लग रही और लाइट ठीक है मेरा तो नहीं। मैं तो वहाँ खड़े होके मेरा तो नहीं आ रहा। पीछे लगा पड़ेगा। नहीं नहीं व्हाट्सएप से कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? बस ये हिलना इतने सारे क्यों आ रहे हैं? काफी आ रहे हैं। 5 मुझे चाहिए। 5 पापा वाला मैम आपके ना 2 स्पीकर इनेबल है मैम। हाँ हाँ सर बताइए क्या है? आपके ना मैम 2 स्पीकर इनेबल है, उसके कारण इको हो रहा मैम। ईयर प्लग लगा लूं क्या? नहीं मैम, आपका जो 2 लॉगिन है मैम, दूसरे एक लॉगिन में आपको ऑडियो बंद करनी पड़ेगी या फिर थोड़ा दूर करनी पड़ेगी मैम को। अच्छा वो तुम्हारा जो ऑफिस है उसको तो 2 लॉगिन है मैम, जिसके कारण एक की साउंड दूसरा पकड़ रहा है मैम। एक सौरभ वाला लॉगिन पे यस मैम, यदि लॉगिन यस को मैम, या सिर्फ फिर उसकी ऑडियो कम कर दे मैम थोड़ी, हाँ या फिर उसको ऑडियो म्यूट कर दे मैम। यस मैम, अभी ठीक है ऑडियो ठीक आ रहा है सर? यस मैम, फाइन मैम, अभी ठीक है। उसमें वो सभी की नाम या कैसे रखी लेकिन मैं बात करना चाहूँगी तो एक्चुअली हाँ इधर रखूँ इधर रखूँ हाँ वो पैटर्न है आप स्टॉक बोलना होता है हो गया ये एडिट ऐसा ऐसा जाता है पेज फिर करो तो जरा या फिर तो मैं किस तरह यार इतना सेट कर दीजिए स्क्रीन में आ रही है तो बटन मैं बैठना खड़े हो रही नीचे करना है रिकॉर्डिंग ज्वाइन क्यों नहीं करवा रहे सबको? मैम राखी मैडम आ रहे हैं मैम, उसके बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं तो अभी हाँ जी तो सर। सब वेटिंग रूम में ही है ना, सब यस वेटिंग में ही यस सब मैम, वेट कर ऐड कर दो ज्वाइन मैम तो उसे। कर ज्वाइन राइट तो करवा दीजिए। राइट।
सब वेटिंग ही है 113 मैं अगर खड़ी हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी जैसे इस पे लिखी हूँ। ये बात है। यहाँ पर किसी मैं ये दिखता है कि अगर मैं ऐसे बात करती हूँ ये ज्यादा ठीक है ये मैं ऐसे इससे वहाँ पर तो मैं ऐसे करके ऐसे बात करती हूँ एक इसके लिए मैं बात करती हूँ इसे देखिए ये बात चलिए गाना ऐसा कर ऐसा देखना कि आके बोलेंगे Very good evening to all of you. Am I audible? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डॉक्टर वर्षा मैम आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वर्षा आई कैन सी यू कि आपको मेरी आवाज आ रही है? yes ma'am yes ma'am Okay, Dr. Varsha, I'm Colonel Rakhi, and a warm welcome to you on behalf of our Garb Sanskar family. And it's really a pleasure to have you here with us. आज हमारी गर्भ संस्कार की जितनी भी लेडीज हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ पास एक बहुत अच्छी एक्सपर्ट स्पीकर हैं जो आपको आपके बच्चों के विकास के जो चरण हैं उनके बारे में बताएंगी और आपको बहुत अच्छी कुछ जानकारी देंगी। सो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप इनकी मैम के लेक्चर को ध्यान से सुने और आपके जो क्वेरीज और क्वेश्चंस अगर कुछ होते हैं तो उनको आप लोग मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और नहीं तो फिर मैम की टॉक खत्म होने के बाद आप अपने आप को अनम्यूट करके और उनसे बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को और अपनी क्वेरीज को उसी संबंध में रखें मोस्ट लाइकली जिसमें मैडम जो आपको मैम पढ़ा रही हैं, क्योंकि बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर वर्षा मैम का कोर टॉपिक है और जो उनकी स्पेशलिटी है उसमें जो वो आज हमको बताएंगी उसमें आप लोगों को जो डाउट्स हैं या अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करिए। So again, a warm welcome to all of you. Dr. Varsha, I hand over to you. So, thank you ma'am thank you welcome, hello welcome, welcome, Dr. Varsha. Welcome am to I you. We can audible hear you.
Yes, yes, you are loud and clear. Yeah, yeah. So can I start? Yes, please, Dr. Varsha, आप please Yes. start कर. Why this noises comes? डॉक्टर वर्षा, ये नॉइज सिर्फ आपको, मुझे और जो की पर्सन्स हैं हु आर हैंडलिंग दिस, उन्हीं को आएगी. नन ऑफ द ऑडियंस कैन हियर दिस, सो डोंट वरी. बस ये Okay. आपको थोड़ा सा इसमें यूज टू होना पड़ेगा इससे. Okay. एज द मेंबर्स आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग ना, ये उनकी साउंड है, तो ये सिर्फ हमको सुनाई देती है, नॉट टू द मेंबर्स. Okay. 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 थैंक यू डॉक्टर वर्षा. Okay. So, good evening, all of you, my dear army peoples. Good evening. Jai Hind. So, मैं ये कहना चाहूंगी, आर्मी पीपल्स हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हर पल हर समय तैनात रहते हैं. उनके हर चीज के लिए मिशन होता है, और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होता है? डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग. बिल्कुल ऐसा ही हम सबके घरों में भी एक मिशन चल रहा है, एंड दैट इज टू रेज अ चाइल्ड. इस मिशन को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए एंड प्लानिंग चाहिए. हर बड़ी पर्सनालिटी की शुरुआत उनके घर से होती है. सो हर चीज की बुनियाद पेरेंटिंग होती है. आज मेरे सामने फ्यूचर के डॉक्टर, लीडर्स, सोल्जर्स, इनोवेटर्स के पेरेंट्स बैठे हुए हैं. आप आज जहां भी हैं, हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं. हमारे देश का भविष्य जो आज से 20 साल के बाद होने वाला है, वो किसी सांसद पे तय नहीं होने वाला है, वो आज आप सभी के घरों में तय होने वाला है, और वो भी ये सीख के लॉस ऑफ पेरेंटिंग. तो मैं ये चाहूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको एंजॉय करिए. एंजॉय करेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा. एंड आई टेल यू कि आज आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं. सो हमारे भारत का फ्यूचर, देश का भविष्य, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी परवरिश पे. मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ. मेरे पास अक्सर ओपीडी में कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैडम बच्चे को सक्सेसफुल कैसे बनाएं. तो मैं ये कहना चाहूंगी, सक्सेसफुल कोई रिपोर्ट कार्ड से नहीं बनता. सक्सेसफुल होने के लिए हमें परवरिश सीखना होगा. अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैडम पेरेंटिंग क्या होता है? हम सबको पता है पेरेंटिंग क्या होता है. हर बच्चा बड़ा होता है चाहे हम जैसी भी पेरेंटिंग करें, लेकिन वो बच्चा जो 100% इंडिपेंडेंट बना सके, कहने का मतलब तो अभी हमारे पास 100% डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, वो 21 साल के बाद 100% इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको फैमिली की जरूरत सिर्फ लव, बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप के लिए पड़े, वो है पेरेंटिंग. पेरेंटिंग का गोल है कि हम अपने बच्चे को रेस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल बनाएं. हर बच्चा बड़ा होता है चाहे हम जैसी भी पेरेंटिंग करें. अगर हमने इसको सही डायरेक्शन में किया तो ये एक 21 ईयर्स प्रोजेक्ट है. अगर तुम्हारा डायरेक्शन गलत हुआ, ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट हो जाएगा. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमारे मम्मी पापा ने भी पेरेंटिंग किए थे, हम आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, सोल्जर है, लीडर्स हैं, ऐसा क्या है कि हमें पेरेंटिंग सीखना पड़ेगा? एंड जस्ट टू से, हम ज़ेन ज़ी एंड ज़ेन अल्फा से डील कर रहे हैं. ज़ेन ज़ी मतलब वो बच्चे जो 97 से 2013 तक के कौन है, जो आज के टीनेजर्स हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. ज़ेन अल्फा जो 2018 के बाद आए हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ जन्म लिए हैं. एंड ज़ेन अल्फा एआई के जमाने के हैं. इनको हम जेन एक्स एंड जेन मिलेनियम वाले पेरेंट्स अपना चश्मा पहना के नहीं संभाल सकते.
क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे सीखते हैं। सो लेट्स लर्न पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है 0 to 7 ईयर ऑफ एज। ये वो एज है जिसमें बच्चों का हार्ट का डेवलपमेंट होता है। हार्ट मतलब कि फुल ऑफ इमोशंस। इस एज में हमको बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है। इतना प्यार, इतना इमोशनल लव कि उस प्यार की जरूरत उस फुलफिल कोई बाहर वाला ना करे। इस समय बच्चे को डांटना तो दूर, मारना तो बहुत दूर, हमें आंखें दिखा के बात भी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लव एंड एम्पैथी। सेकेंड फेज होता है 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इस समय बच्चों का हेड डेवलपमेंट होता है, मतलब आईक्यू की शुरुआत होती है। 7 साल के बाद हमें बच्चों का रूटीन बनाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम, लंच डिनर का टाइम एंड आउटडोर एक्टिविटी का टाइम। अगर आपने रूटीन बना लिया, आपके बच्चे के पास फालतू के डिस्ट्रैक्शन का टाइम ही नहीं रहेगा। कोई भी 7 साल से बड़ा बच्चा सुबह 7 बजे के बाद नहीं उठना चाहिए। सो प्लीज हमें रूल्स, रूटीन्स, रेगुलेशन 7 साल के बाद बनाने शुरू कर देने। नेक्स्ट पेज इज 4 to 21 of 7 to 14 to 21 of एज। इस समय बच्चों का हैंड डेवलपमेंट होता है। हैंड मतलब स्किल का डेवलपमेंट, स्किल मतलब टैलेंट, करियर की शुरुआत हो जाती है। अब जो टीनेज पहले 13 इयर्स में शुरुआत होती थी, उस टीनेज की शुरुआत 10 इयर्स में हो गई है। नाउ द टीनेज इज 10 ईयर। जब बच्चा 10 साल में पहुंचे, आपको बच्चों के प्रोफेशनल वैल्यूज सिखाने पड़ेंगे। मतलब कोई भी करियर चुनने से पहले मुझे 3-4 प्रोफेशनल से मिलाना पड़ेगा। उस प्रोफेशन में वो पहुंचा कैसे, उस प्रोसेस को दिखाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को वो करने का तैयार है, तभी उस प्रोफेशन को चुने। पैसे कहाँ से आते हैं, पैसों की वैल्यू क्या होती है, कैसे अर्न करते हैं, ये सब कुछ 10 इयर्स के बाद सिखाना पड़ेगा। कोई भी बड़ी पर्सनालिटी, चाहे अंबानी ले लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी ले लीजिए, मार्क जगरबर्ग, स्टीव जॉब, इस सब 15 इयर्स से इंडिपेंडेंट हो गए थे। मतलब आपको अपने बच्चों को घर में ही पैसा कमाना सिखाना पड़ेगा, इसके पहले उसके दोस्त उसे बाहर पैसे खर्च करने सिखा दे। सो दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले 0 to 5 इयर्स ऑफ एज में आपको बच्चों को फ्रेंड रहना है, दोस्ती करना है। 5 साल के बाद से रूल्स रूटीन बनाना है। 16 इयर्स के बाद उन पे नजर रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, आज के मॉडर्न एज के बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। द रीजन इज व्हाट वी वर प्लेइंग इन आवर टाइम। हम लोग क्या खेलते थे, कौन सा गेम खेलते थे, ये सारे गेम्स आप भी खेलते होंगे, और ये सब एंजाइटी ब्रेकर्स होते हैं। हमारे इंडिया का एंजाइटी एंड डिप्रेशन रेट सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, 25%। हर 4 में से एक बच्चा एंजाइटी का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। एंड कुछ को तो हर इंडिया में हर 1 घंटे में एक बच्चे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हमारा इंडिया कहाँ बढ़ रहा है, और इन सब का रूट कॉज क्या है? दिस इज, कोई है जो हमारे बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, एंड दिस इज द स्मार्टफोन, एआई, मोबाइल, पबजी, बैटल ग्राउंड्स जो हमारे बच्चे घर में कर रहे हैं। अगर हमको अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचाना है, तो हमें अच्छी पेरेंटिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी एज वाइज। कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन इट्स वेरी टफ टू कंप्लीट एवरीथिंग इन 30-40 मिनट्स। सी, हमको बच्चे
बच्चों को कंट्रोल करने से पहले उनकी साइकोलॉजी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि चाइल्ड थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है एंड एडल्ट का थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। बच्चे फन ओरिएंटेड होते हैं, उनको हर चीज में फन चाहिए। अगर बच्चे खाना भी खाते हैं ना, उसमें केचप से स्माइली बनाना चाहते हैं, उनको फन चाहिए। सोने जाएंगे तो बेडरूम में भी वो 1 घंटे कूद कूद के खेलना चाहेंगे। पढ़ने जाएंगे तो हैंडराइटिंग पे नहीं, वो ड्राइंग में ज्यादा ध्यान देंगे। वहीं हम एडल्ट्स क्या होते हैं, टास्क ओरिएंटेड है। बेटा तू जल्दी खाना खा ले ताकि मैं किचन समेट करूं, जल्दी सो जा ताकि हम सबको सुबह जल्दी उठना है। हम दोनों की थिंकिंग प्रोसेस ही अलग है। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं, हम ये पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे और मैं चाहूंगी कि आप मुझसे शेयर करें कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑफ मक्खी टाइप। कुछ पेरेंट्स मक्खी के जैसे होते हैं। मक्खी क्या करती है, पूरे घर में जहां सबसे ज्यादा गंदगी है उस कोने में जाके बैठती है। फ्रेग्रेंस, अच्छा ड्राइंग रूम सब छोड़ के वो कोने की गंदगी में जाके बैठेगी, उस गंदगी को खाएगी, उस गंदगी को हर जगह फैलाएगी और बाद में हमिंग भी करेगी। सो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे की इतनी सारी खूबियां हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, अच्छी बातें करता है, लेकिन हैंडराइटिंग खराब है मैडम, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। दिन भर अच्छे से राइटिंग बनाया कर, अच्छे से राइटिंग बनाया कर, ऐसे राइटिंग बनाएगा कौन पढ़ेगा। और ये मक्खियां जब साथ में मिलती है ना, मेरे बेटा की हैंडराइटिंग खराब है, मेरे बेटे का मैथ्स खराब है, मेरा बेटा टीवी मोबाइल देखते रहता है, ये सिर्फ उसकी बुराई देखते हैं, पूरी अच्छाई को छोड़ के सिर्फ बुराई। दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल होती है इज ऑफ मच्छर टाइप। मच्छर क्या होते हैं, ये गंदगी में बैठते तो है ही, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं, साथ में काटते भी हैं और कुछ तो मारते भी हैं। तो ये जो मच्छर है उसकी बुराई तो करेंगे ही, साथ में ठोकना भी शुरू करते हैं, रोकेंगे, टोकेंगे एंड ठोकेंगे। सो डोंट ट्राई टू बी अ मच्छर काइंड ऑफ पेरेंट। नाउ दिस इज मधुमक्खी। मधुमक्खी पेरेंटिंग मतलब मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर में जाके बैठती है, सबसे खूबसूरत चीज पे, और उसमें भी जो उसका बेस्ट चीज है ना, उसका एसेंस है ना, वो निकालती है और उसको अपने घर में लेके जाती है और खूब मीठा सा शहद बनाती है। तो ये मधुमक्खी टाइप ऑफ पेरेंट ना, ये उस बच्चे की सबसे अच्छी क्वालिटी को देखेंगे और उसको नर्चर करके उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो हमें मधुमक्खी जैसा होना चाहिए। Now the fourth parenting is माली टाइप। माली क्या करता है, आम का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर भी है, वो सबको पानी देगा। उसको पता है कि आम के पेड़ में कितना खाद, पानी, धूप चाहिए, नीम के पेड़ में कितना चाहिए, और उसको ये भी पता है कि कितने साल बाद फल आएगा। वो धीरज रख के इंतजार करता है। अपने हर बच्चों को वो उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग खाद पानी देते हैं। तो ये माली पेरेंटिंग इज मोर सुपीरियर देन मधुमक्खी। देन नेक्स्ट टाइप इज मिट्टी टाइप ऑफ पेरेंटिंग। मिट्टी पेरेंटिंग इज द बेस्ट पेरेंटिंग। माली तो फिर भी भेदभाव कर देगा कि मुझे ये फूल ज्यादा पसंद है तो मैं इसका ज्यादा ध्यान रखूंगा, ये तो खिलता ही नहीं, इसमें कम ध्यान रखूंगा। लेकिन मिट्टी किसी में फर्क नहीं करती, वो सबको एक बराबर न्यूट्रिशन देती है, एक बराबर पानी देती है। उसके लिए चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो बच्चा 90% वाला हो या 50% वाला हो, उसके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ट पेरेंटिंग इज मिट्टी टाइप ऑफ पेरेंटिंग। सो हमें मिट्टी की तरह बनना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी। हमें जब किसी को भी कंट्रोल करना होता है ना, नॉट ओनली चाइल्ड,
हस्बैंड वाइफ हो, सास बहू हो, माँ बच्चे हो, whoever, हम अगर उसकी साइकोलॉजी जान जाए ना तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसे कब गुस्सा आता है, कब वो सुनने को रेडी होता है, कब उसे भूख लगी है, कब उसे कैसे बात करना है, वैसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हर एक बच्चा यूनिक होता है, वो अपने एक पर्पस के लिए पैदा हुआ है और हमें उसका रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल मतलब कि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, हम जैसे रहेंगे वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, कुछ महीनों पहले मैं एक स्कूल काउंसिल में गई थी, वहां मुझे 10th से 12th क्लास के बच्चे मिले थे। मैंने सबसे पूछा आपके रोल मॉडल्स कौन है? कुछ ने बोला सलमान खान, कुछ ने बोला विराट कोहली, कुछ ने बोला अब्दुल कलाम, एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड। किसी ने नहीं बोला मम्मी पापा। हम जिसको रोल मॉडल बनाते हैं ना, हम उसकी तरह बनने लग जाते हैं, हमको ये बोलना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रोल मॉडल सलमान खान है तो वो उसकी तरह बॉडी बनाएगा, उसकी तरह हेयर्स बनाएगा। किसी का रोल मॉडल विराट कोहली है तो विराट कोहली की तरह बैटिंग करना सीखेगा। हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। मैं चाहूंगी कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद आपके बच्चे कहें कि मम्मा आप मेरी रोल मॉडल हो, या पापा आप मेरे रोल मॉडल हो। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में बता रही थी। अगर मगरमच्छ, हम किसी आदमी को बोले कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालो, तो क्या वो डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा, डर के भाग जाएगा। मैं नहीं डाल सकता, खा जाएगा मुझे, डरेगा ना। एग्री? एग्री ऑल ऑफ यू? पर अगर बगुले को बोले मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालो, मगर बगुला का क्या नेचर होता है? वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर से दाना निकाल के खा लेता है। क्यों? क्योंकि बगुला को मगरमच्छ की साइकोलॉजी पता है कि मगरमच्छ खाना खाने के बाद मुंह खोल के सो जाता है और वो उस समय का इंतजार करता है और उसके मुंह के अंदर से खाना निकाल के खाता है। ये है उन दोनों की साइकोलॉजी। सेम थिंग बंदर के साथ होता है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक जार जिसमें खूब सारे नट्स होते हैं वो भर के रख देते हैं। बंदर आएगा, उसमें हाथ डालेगा, उसको तो चना चाहिए बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच। वो उसके अंदर, जार के अंदर हाथ डालेगा, खूब सारे नट्स उठाएगा, लेकिन हाथ निकाल नहीं पाएगा क्योंकि उसे पूरा चाहिए। और इस टाइम का बेनिफिट मंकी कैचर उठाते हैं, बंदर पकड़ने वाले उठाते हैं, और वो जाते हैं पीछे से बंदर को पकड़ के ले जाते। हमें मगरमच्छ और बंदर की साइकोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने बच्चों की साइकोलॉजी सीखने की जरूरत है। बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए कि वो कब कैसा रहता है, फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिहेवियर एंड इमोशन, कोई भी बिहेवियर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, उसके पीछे उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। कैसे? अभी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये डॉग है, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक बहुत फेमस रिसर्च है, जिसमें एक रूम होता है, उसमें घंटी लगी रहती है और रोटी रहती है। डॉग अंदर जाता है, जब भी घंटी बजती है वो अंदर जाएगा और रोटी खाएगा। हर बार यही होता है कि घंटी बजी, डॉग अंदर गया, रोटी खाया। यही दूसरे साइड में एक और डॉग भेजा जाता है, वहां भी घंटी लगी है, वहां भी रूम के अंदर रोटी लगा है, लेकिन वहां पे एक करंट है। सो डॉग जैसे घंटी के बजी, अंदर गया, रोटी देखा, लेकिन उसको करंट लगा, वो डर गया, भाग के वापस आया। दोबारा गया, फिर रोटी देखा, लेकिन करंट लगा, भाग के वापस आया। ऐसा 3-4 बार हुआ। उसके बाद घंटी बजी,
करंट नहीं था, भूख जोर से लगी थी, रोटी पड़ी थी, लेकिन डॉग ने वो रोटी कभी नहीं खाया। सेम थिंग हम घर में करते हैं। हम अपने बच्चे को इतना करंट दे देते हैं कि उनका उस चीज के लिए इमोशन नेगेटिव हो जाता है। उसको पता है भूख लगी है, करना है, लेकिन वो नहीं कर पाता। ये बहुत ही काम का चीज है हम सभी का, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट्स हो, चाहे मम्मी पापा, सास बहू, कोई भी रिलेशन, हम सबके दिलों में एक बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट होता है, और हम सबके बैंक के अंदर दिल होता है, हार्ट होता है। और ये हार्ट कैसे बैलेंस भरता है? हम जितना प्यार देंगे, जितना केयरिंग देंगे, जितना उसकी बात सुनेंगे, हम उसके बैंक को फुलफिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, प्यार से भर सकते हैं। और जब हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, तब हम वो बैलेंस विड्रॉ करते हैं। तो जब तक बैलेंस भरा है, सामने वाला सुनता है। जब आपका बैलेंस खाली हो गया, वो सुनना बंद कर दिया, नेगेटिव हो गया, बैक आंसरिंग शुरू, रिप्लाई देना शुरू। और ये सभी रिलेशनशिप में अप्लाई होता है। तो हमें अपना प्यार का बैलेंस इतना भर देना है कि कोई दूसरा उस जगह में आ ही ना सके, और जब चाहे हम उस बैलेंस को निकाल के अपना काम करवा सके। एंड जब तक बैलेंस है, हम अपने बच्चे को अपने जैसा बना सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये एक चेयर है जो हर बच्चे के दिल में होता है। हम करंट दे देके उस चेयर में दूसरे को बैठा देते हैं। कौन दूसरा? टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, पबजी, बैटर शॉट्स, सब बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने अपना इमोशनल बैलेंस खाली कर दिया, सारा करंट दे चुके हैं। अब उसको पॉजिटिव इमोशंस कहाँ से मिल रहे हैं? टीवी देखने से। एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम छोटे, बच्चा हमारा छोटा रहता है और मम्मी को किचन में बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो क्या करती है कि बेटा तू थोड़ी देर टीवी देख, मैं तब तक काम निपटा देती हूँ। ऐसा करते हुए मम्मी को आधा एक घंटा बीत जाता है, और बच्चा टीवी बहुत मजे से एंजॉय करता है। उस टाइम में टीवी देखने से उसे मजा आने लग जाता है, उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस बन जाता है, उसका बिलीव हो जाता है कि मैं ये करता हूँ ना तो मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चे का गलती से टॉय टूट गया, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? क्यों तोड़ा तूने? कल ही दिलाया था, आज तोड़ दिया। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव बिहेवियर। अब अगली बार जब टॉय टूटेगा ना, तो वो कहीं छुपा के रख देगा कि मम्मा डांटेगी, और वो झूठ बोलेगा। झूठ बोलने से बच जाऊंगा सोचेगा। वो उसका रास्ता ये निकला कि झूठ बोलना अच्छा होता है, इससे डांट नहीं पड़ती है। तो हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखा सकते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करके। तो अगर कोई बच्चे के दिल में बैठ चुका है टीवी एंड मोबाइल, तो हम उसको डायरेक्टली तो नहीं खसका सकते ना, नहीं तो वो हमें बाहर निकाल देगा। हमको क्या करना है? धीरे 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 अपने प्यार का बैलेंस बढ़ाते जाना है। बढ़ेगा कब? जब हम निकालेंगे नहीं। निकालेंगे नहीं मतलब ना डांटेंगे ना चिल्लाएंगे। अगर आपने ऐसा 3 महीने के तक कर दिया, प्यार का बैलेंस भर दिया, आई गारंटी यू कि उसके दिल के सीट में सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे, और आप जब चाहें उससे अपना काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव बिहेवियर से क्या रिजल्ट आता है, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर से क्या अंतर आता है। तारे जमीन पर ये मूवी सबने देखी होगी। इसका एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम कैसे अपने घर में नेगेटिव इमोशंस करंट लगाते हैं। यहाँ पे टेबल कितने दिए
और यहाँ पे पीछे पीली है, और ये क्या है? पीली चीज पीछे रखते हैं ये क्या है ये? कितनी बार ईशान, कितनी बार अभी कल ही हम लोगों ने किया है, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? बहुत मस्ती होती है। फिर उसी काम में तुम्हारे सारे जो अगली टाइम में करते करते जानती हो अच्छा लगेगा तुम्हें। कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेट, करेगी करो। नहीं क्या, नो नो नो, ईशान, ईशान। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि मम्मी ने कितना करेक्ट किया उसको पढ़ने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है। हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, हर एक बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, एवरी यूथ वांट्स टू लिव, लेकिन जो हम ये नेगेटिव करंट देते हैं ना, उसके कारण इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मम्मी ने तो किया, अब पापा क्या करते हैं ये देखिए। सो फ्रेंड्स देखा, एक मम्मी और एक पापा जो सब कुछ कर सकते हैं, उन लोगों ने कैसे अपने बच्चे को नेगेटिव एनवायरनमेंट में ले गए। यही अगर कोई पॉजिटिव मम्मी होती और बच्चा गंदी हैंडराइटिंग बनाता, वो कैसे करता? वो ये कहती, बेटा तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल डॉक्टर जैसी है, डॉक्टर बनने की पहली क्वालिटी तो तुम में अभी से आ गई। मैं भी जब छोटी थी ना ऐसे ही लिखती थी, गंदी राइटिंग, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे शांति से लिखना शुरू किया, मेरी राइटिंग सुधर गई। बेटा एक बार आप ये करके देखो, ट्राई करते हैं कल से, फिर देखना उसकी राइटिंग कैसे बनने लग जाती है। समझ में आया आप लोगों? नाउ सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे मम्मी बाहर शॉपिंग से आ रही है, बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, पूरा टॉयज पूरे घर में फैला हुआ है। ये मम्मी जो पार्टी से आई, अब ये क्या करती है, क्या करके रखा है, पूरा घर फैला के कर रखा हुआ है, कौन ठीक करेगा तेरा? अब ये बच्चे को क्या हुआ, खेलता हूँ करता हूँ, मम्मी को पसंद नहीं आता, पूरा बैलेंस मम्मा ने दिल का नेगेटिव कर दिया। इस सिनेरियो में अगर पॉजिटिव मम्मी आती, वो कैसे करती, पूरा घर फैला है, वाओ मतलब तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, मैं भी खेलूंगी तुम लोगों के साथ, कितना मजा आएगा। लेकिन उसके पहले हम सब मिलके सारे टॉयज एक जगह रख देते हैं, ताकि जब पापा रात में घर पे आए उन्हें घर क्लीन मिले और हम सब साथ में मिलके डिनर करें। ओके, फिर देखिए बच्चे आपके साथ मिलके सारे टॉयज हटाएंगे, ये होता है पॉजिटिव इमोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मम्मा किचन में गई, बेटी के हाथ में कांच का ग्लास था, टूट गया। अब ये नेगेटिव मम्मा क्या करेगी, माय गॉड इतना महंगा ग्लास लाया था तूने तोड़ दिया, अभी कौन ठीक करेगा तेरा? बच्चा क्या सोचा, माय गॉड क्या हो गया, डर के मारे कांपने लगा, जिंदगी में कभी प्रेशर आएगा वो डरना ही सीख गया। यहीं पे अगर पॉजिटिव मम्मी होती, वो क्या करती, बेटा ग्लास टूट गया, गलती से हुआ होगा, तुझे लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम हम लोग धीरे से रखेंगे। अब ये क्या हो गया,
पॉजिटिव इमोशन। बच्चे ने सीखा, टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन जोड़ा जा सकता है। मम्मा हमेशा मेरे साथ है, उस टूटने के बाद भी। ये कॉमन सिनेरियो है जिनके बच्चे 2, 3, 4 साल के हैं, उनके साथ ये बहुत होता है, मेरे घर में भी रोज होता है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्रेयॉन्स मिला, वो दीवार पे दे स्टार्टेड स्क्रिबलिंग, गोदा गादी शुरू। नेगेटिव मम्मा आएगी, चिल्लाएगी, क्या करके रखा हुआ है, पूरे घर में गोद रखा है, इस लड़के को बिल्कुल अकल नहीं है, पूरा अभी पेंट करवा के रखा हुआ था। वही पॉजिटिव पेरेंट्स आएंगे, वो ये बोलेंगे, बेटा तुझे ड्राइंग तो बहुत अच्छी आती है, हम नया पेपर लाते हैं, नया पेन एंड क्रेयॉन्स लाते हैं, उसमें हम ड्राइंग करेंगे, तुम भी करना, मैं भी करूंगी। यहाँ पे उसको क्या मिला, एप्रिशिएशन। ये बच्चा आगे चल के क्रिएटिव बन सकता है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। वहीं नेगेटिव पेरेंट्स ने उन्हें सब कुछ सप्रेस कर दिया, पॉजिटिव पेरेंट ने उसकी इस एक्टिविटी को उसका आर्टिस्टिक माइंड बना दिया। पेरेंट्स का रोल कैसा होता है, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा है, बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बच्चा है, और ये रियल स्टोरी है फ्रेंड्स, सभी ध्यान से सुनना। ये बच्चा कितना स्पिरिचुअल रहता है कि पूरे कॉलोनी में वो एक लौता बच्चा है जो पूजा पाठ करता है। वहां पर एक मंदिर के पास कथा हो रहा था, पंडित जी आए थे, कथा दे रहे थे, सब प्यार से सुन रहे थे, वो भी सुना। और लास्ट में बच्चा है, बाल मन, उसने पंडित जी से पूछा कि मुझे हनुमान जी से मिलना है, मैं कैसे मिल सकता हूँ पंडित जी। उसका क्वेश्चन देख के पंडित जी ने वैसा ही आंसर किया, बेटा हनुमान जी को ना केला बहुत पसंद है, बनाना बहुत पसंद है, वो आपको केला के गार्डन में मिलेंगे, केला के बगीचे में मिलेंगे, रात के 12 बजे आते हैं बेटा, जाओगे। बेटा बोला बिल्कुल जाऊंगा पंडित जी। उस दिन वो बच्चा घर नहीं गया, कहाँ गया, केले के बगीचे में। वहां जाके उसने रात के 12, 1, 2 बजे तक इंतजार किया। घर में पेरेंट्स वेट कर रहे थे। ये आज से 100-200 साल पहले की कहानी है, जिस समय लोग 7-8 बजे सो जाया करते थे। उस वक्त जब बच्चा रात के 2 बजे तक घर नहीं पहुंचा, ये पेरेंट्स बहुत एप्रीहेंसिव हुए। और जब रात में बच्चा 2 बजे घर आया, नॉक किया, उसकी मम्मा ने सबसे पहला काम क्या किया, वो मम्मा अपने घुटने पे आ गई, बच्चे को जोर से गले लगाया और बोला कहाँ था बेटा। बेटा ने बोला पंडित जी बोले थे हनुमान जी आने वाले हैं किले के गार्डन में, मैं वहां वेट कर रहा था मम्मा, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। पता है मम्मा ने क्या जवाब दिया, मम्मा ने ये कहा, बेटा आज राम जी ने हनुमान जी को किसी काम से भेजा होगा, इसलिए नहीं आ पाए, तुझे वो बाद में मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पर ये मम्मा ने उसके इमोशंस, उसके बिलीफ को मजबूत किया। वही कोई नेगेटिव मम्मा होती तो ये बोलती तू पागल है, कैसे मान सकता है कि रात के 12 बजे वहां जाके बैठ गया। इस मम्मा ने वैसा नहीं किया, उस पे भरोसा किया, उस पे प्यार किया, उसके बिलीफ को और मजबूत कर दिया। ये बच्चा आगे चल के रामकृष्ण परमहंस से मिला, और ये बच्चा जिसको हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद। अगर उस समय उसकी मम्मा ने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारे देश से एक स्वामी विवेकानंद जी कम हो जाते। ये होता है रूल ऑफ पेरेंट। ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल के बाद सब बच्चे एक ग्राउंड में बैठे हुए थे और एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे थे। और कोई स्टोरी में क्या कह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमारी परवरिश क्यों करते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था। एक लड़की बोली, बच्ची हमारे मम्मी पापा हमारी परवरिश इसलिए करते हैं क्योंकि
डॉक्टर आंटी उनको सुई लगा देगी अगर वो हमारी परवरिश नहीं करेंगे तो। दूसरा बच्चा बोला नहीं नहीं, उन्हें भगवान जी ने बोला होगा, नहीं तो श्राप मिल जाएगा, इसलिए परवरिश करते हैं। तीसरा बच्चा बोला इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हमसे पैसा चाहिए, अभी वो पैसा कमा रहे हैं, हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब उनको हमसे पैसा चाहिए होगा, इसलिए वो हमको परवरिश कर रहे हैं, हम उनको पैसा देंगे। ये बच्चा जब घर गया, घर पे मम्मी देखी कि बच्चा स्कूल के आने के बाद यूजुअली बहुत एक्टिव प्लेफुल रहता है, लेकिन इस टाइम पे बहुत गुमसुम सा उदास बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल पे। मम्मा ने बोला क्या हुआ? बच्चे ने बोला कुछ नहीं, वो शांत गुमसुम सा बैठा हुआ था। मम्मा ने बोला चलो मैं तुम्हें मैगी बनाती हूँ, तुम वो खाना, फिर होमवर्क करना, पढ़ाई करना, फिर तुम एक दिन डॉक्टर बन जाओगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। अब इसका बिलीफ और मजबूत हो गया। बोला मम्मा इसलिए आप मेरी परवरिश करती हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए। और वो बच्चा अपने रूम में चले गया, वहां पे एक लेटर लिखा, मम्मा आज मैंने होमवर्क किया 10 रुपए, आज मैंने आपके लिए फल उठा के दिए 10 रुपए, आज मैंने अपना बैग जमाया 10 रुपए। ऐसा करके उसने 30 रुपए का बिल अपनी मम्मा की किचन में जाके रख दिया। जब मम्मा ने ये पढ़ा उसे बहुत दुख हुआ। फिर मम्मा ने क्या किया, एक और लेटर लिखा और लेटर लिख के उसके डिनर प्लेट के नीचे रख दिया। जब रात में बच्चा डिनर करने के लिए बैठा, उसने वो लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा 0 रुपीज, मैंने तुझे रात भर सुलाया, जागती रही 0 रुपीज, मैं तेरा रोज टिफिन बना के देती हूँ 0 रुपीज, मैं तुझे रोज तैयार करती हूँ 0 रुपीज, बिकॉज आई लव यू। इस प्यार के भरोसे ने उस बच्चे का दिल जीत लिया और उसका सारा बिलीफ चेंज हो गया। अब हम शुरू करते हैं लॉस ऑफ पेरेंटिंग। ये कुछ 7 लॉस हैं। तो वो मम्मी पापा जो मम्मी पापा बनने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो बड़े हैं उनमें भी कोई देरी नहीं हुई है, हम चाहे तो लॉ 1 से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज सीख ली आज, आपने इस 1 घंटे में कुछ भी एक चीज को पकड़ के ले गए, तो आपके बच्चे नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे, डिवाइन हो जाएंगे। सो प्लीज ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट लाइन इज लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब बच्चों से कनेक्ट कैसे होना है, उनके इमोशन से कनेक्ट कैसे होना है। स्टे ट्यून्ड टू योर चाइल्ड्स इमोशन। देखिए जब भी हमको अपने बच्चों से कुछ काम कराना रहता है तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, 95% पेरेंट क्या करते हैं, फोर्स प्लस फियर। फोर्स और फियर से काम तो हो जाता है, लेकिन प्यार की एक बूंद भी उसके दिल में नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हम डराते हैं, खाना खा ले नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगी। इस डर से, इस फोर्स से वो काम तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी आपके लिए प्यार नहीं बन जाता। उसी को अगर हम रिवर्स कर दें, लव और फेथ में ले आए, मतलब प्यार और भरोसे से उससे काम करवाएं, तो वो प्यार और इमोशन उसके लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा। आमिर खान की बेटी और आमिर खान अभी कुछ दिनों पहले मीडिया में आया था, फैमिली थेरेपी ले रहे हैं। बच्ची यूएस में पढ़ती है, ड्राइवर है, घर है, फिर भी शी इज फीलिंग वर्थलेस। व्हाई? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको फियर एंड फोर्स से काम किया था। परवरिश हो रही थी लेकिन फोर्स एंड फियर से हो रही थी, वो ये नहीं चाहते थे करना, इसलिए शी इज फीलिंग वर्थलेस। वही दूसरी जगह अगर वही काम लव एंड फेथ से किया जाए, प्यार और भरोसे से कराया जाए, जिसके एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए थे, तो वो काम पूरा मन से और वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। उसके लिए बच्चे को कभी हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। एक सिनेरियो देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
एक मम्मी है, वो अपने बच्चे के साथ जाती है बाहर शॉपिंग में और वहां पे देखती है कि एक लड़का रोड में झाड़ू लगा रहा है। अब ये मम्मी कहती है, देख, इसीलिए बोलती हूँ पढ़ाई कर ले, नहीं तो आगे चल के तुझे भी ऐसी सड़क में झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसी सिनेरियो में जब दूसरी मम्मी जाती है और वो देखती है उसे झाड़ू लगाते हुए, वो अपने बच्चे को बोलती है, देख बेटा, मैं इसीलिए बोलती हूँ पढ़ाई कर ले, ताकि तू इतना पैसा कमाए, इतना बड़ा इंडस्ट्री बनाए कि इन सभी लोगों को काम मिल सके, इन सभी के बच्चों का फ्यूचर बन सके, इन लोगों के बच्चों को सड़क पे भीख ना मांगना पड़े। इसलिए तुझे पढ़ना है बेटा, मुझे हमारे देश का विकास करना है। अब बच्चे को क्या मोटिवेशन मिला? मुझे पढ़ना है, मुझे इन सब को आगे बढ़ना। हार्ड बैलेंस में बता चुकी हूँ। हाँ, द स्पेलिंग ऑफ लव फॉर ए चाइल्ड इज फन। बच्चे प्यार का मतलब फन समझते हैं। वो चाहते हैं उनके मम्मी पापा धमाल मस्ती करे, खेले कूदे नाचे, वो उनके लिए फन है। उनके लिए कोई महंगा टॉयस नहीं चाहिए, उनको टीवी स्क्रीन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ धमाल मस्ती चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, हमारा परवरिश का कहानी खत्म। लेकिन बच्चे क्या है, प्रेजेंट में जीते हैं। बच्चे चाहते हैं आपका टाइम, आप भी उनके साथ खेले। बच्चे इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, बच्चे इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम बच्चे बन जाए, हम खूब खेले, खुश रहे, मस्ती करें। और जब जो पेरेंट बच्चों के जैसा उनके साथ खेलता है, उनके बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बजाय उन पेरेंट्स के जो बड़ों के जैसा ही बिहेव करते हैं। उनके बच्चे 18 साल में भी डिपेंडेंट रहते हैं। सो हमें अपने बच्चों को बच्चों जैसा ही रहना है। उनको कोई महंगा टॉयस नहीं चाहिए, उनको कोई बड़ा टीवी मोबाइल नहीं चाहिए, वो तो अमेज़न के पैकेट के डब्बे के साथ खेल सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम चाहिए। टाइम मतलब कि बिना डिस्ट्रैक्शन का, बिना टीवी मोबाइल के आप भी उनके साथ कूदे, आप भी उनके साथ नाचे, पिलो फाइटिंग करें, धमाल मस्ती करें। मेरी बेटी है, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 9 इयर्स की है, 2 छोटे ट्विन हैं 4 इयर्स की। तो जो बड़ी बेटी है, तो जो बड़ी बेटी है, मैं उसके साथ कितना बच्चा बन जाती हूँ कि वो मुझसे बोलती है, मम्मा आपको ऐसा करना चाहिए। आज में जो पीपीटी मैंने बनाया है, मैंने उसके सामने पहले प्रेजेंट किया है, उसने मुझे गाइड किया है। और अभी कुछ दिनों की पहले की बात थी कि मेरे मॉनिटर में, डेस्कटॉप में एक प्लैनेट का फोटो बना हुआ था और उस प्लैनेट में मुझे लग रहा था ये मून होगा। मेरी बेटी मुझसे आके बोलती है, मम्मा ये मार्स है, क्योंकि इसमें क्रेटर्स कम है, क्रेटर्स ज्यादा होते तो मून होते। क्लियर? सो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले बारिश आई थी और मैं जस्ट हॉस्पिटल से घर आई थी। मैं जस्ट हॉस्पिटल से घर आई थी और
फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को बच्चे जैसा ही रखना चाहिए। उनकी शादी अभी नहीं हुई है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है, कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, उनको बच्चे ही रहने दीजिए और खुद बच्चा बन के देखिए। वो है रियल एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब जो बिना पैसों के, बिना महंगे टॉय से आपके साथ किया जाए, वो एंजॉयमेंट है। एंड द स्पेलिंग ऑफ लव फॉर किड्स इज फन। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे हमसे क्या चाहते हैं? वो बस ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुने। जितना आप उनके ऊपर ध्यान देंगे ना, उनको लगता है मम्मा पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मम्मा है, वो किचन में काम कर रही है, काम करते हुए पीछे से बेटा आया और बोला मम्मा मम्मा। उस समय आपको क्या करना है? जो भी काम कर रहे थे आप, गैस बंद कर दीजिए, उतने पे आ जाइए, उसके आई कांटेक्ट करिए और उससे सुनिए। आपके बच्चे के दिल में इतना प्यार का बैलेंस भर जाएगा कि वो हमेशा आपकी ही सुनेगा। सो स्पेंड फन टाइम विथ किड्स। एक एग्जांपल देना चाहूंगी और, जैसे कि हम ऑफिस में रहते हैं, मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, मेरे पास फोन आता है बच्चों का, मम्मा, मैं बोलती हूँ कि बेटा मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, मैंने सुना नहीं। वैसे ही जब मैं घर में रहती हूँ, संडे है, बच्चों के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ, उस समय किसी क्लाइंट का फोन आता है, मैं कहती हूँ कि घर में हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो यही बच्चा जब टीनेज में पहुंचता है और रात में उसके फ्रेंड्स का फोन आता है, आ जाओ नाइट आउट करते हैं, तो ये बच्चे रिप्लाई करते हैं मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, बाद में आऊंगा, क्योंकि हमने उनकी माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसा की है। एक बहुत प्यारी कविता है सतीश लोधा के द्वारा लिखी हुई, और ये सारे बेटियों, सारे बेटों को डेडिकेटेड है। दिस पोएम टेल्स व्हाट एंड हाउ द किड्स वांट। बच्चों को हमसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो इस पोएम में बहुत ही कंसाइजली दिया है। मैं चाहती हूँ सभी एक बार सुनो। बहुत आप सोच रहे होंगे मैं रिहर्सल भी नहीं आया, स्क्रीन मेरी तरफ पीटा है बहुत बुरी तरह से। 2 दिन से मेरी व्यक्तिगत स्थिति जो है बड़ी खराब है। डॉटर जो which has like from serious sick, जिसको आज पीजीआई कंटिन्यू में ले जाया गया है एंड और मैं सुबह से यहाँ पे चिंता कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखी है और जितने भी यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, मैंने समझ मैंने शायद जिंदगी में सबसे कुछ लिखा वो कविता सुना, शायद वो इस शो का हिस्सा हो, लेकिन आज भावना लिखी है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, बर्फ के ठंड में सुहानी धूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, बर्फ के ठंड में सुहानी धूप होती है, होती है जो क्या चहचहाट की तरह आके निश्चल खिलखिलाहट। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, या बर्फ के ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदास की गर्म की हवा की तरह, या उमस की शीतल हवा की तरह, वो चिड़ियों की चहचहाट है या फिर निश्चल खिलखिलाहट है, वो आंगन में फैला उजाला है या फिर गुस्से में लगा ताला है, वो पहाड़ की छोटी सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही चेहरे का आसर है वो ताकत जो छोटे से घर को महल करते हैं, वो काफिया जो किसी गजल में क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, होती है, वो होती उदास की हर रस की दबा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह, वो आंगन में फैला उजाला है, गुस्से में लगा ताला है, वो पहाड़ की छोटी सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल करते हैं,
वो कमियां तो नजर को मुकम्मल करते वो अच्छा है, तो वो तो वर्णमाला होती है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस होती है, कई कभी बेटियां तो सिर्फ एहसास कभी बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, उसकी आंखें उससे गुड़िया मांगती है, खिलौना जितने भी बच्चे हैं चाहते हैं, मैं से देख के बताना चाहता हूँ, उसकी आंखें जब उससे गुड़िया मांगती है, खिलौना कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल समझो, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी कुछ बातें कर देता हूँ जवाब, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, उंगलियों पे करने रखती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता जवाब, अपने आंसू को छुपाने दी हुई मेरे रख लेती है किताब, तो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज गए, 5 स्टार में खाने या गए एयरपोर्ट से मांगती, वो तमाम चीजें जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जो मांगते हैं बच्चे को सिर्फ देने होती है, कहता हूँ मुझसे ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां, मर्सिडीज गए, 5 स्टार में खाने या गए एयरपोर्ट से मांगती, दर को बहुत सारे पैसे अपने बेटी बहन को देना चाहती है, तो बस कुछ देर परेशान है, बस मेरे साथ खेलना चाहती है, और आखिरी परिचय लेने के लिए वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, शूटिंग करना जरूरी है, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, जैसे मजबूरी में दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ, और वो झूठा ही सही जैसे मुझे एहसास कराती है, जैसे लेकिन आखिर सपने में खेलते हुए एहसास होती है, जिंदगी में जाने क्यों इतनी उलझन है, हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ सो इस पोयम से यही कंक्लूजन बनता है कि बच्चों को सिर्फ आपका समय चाहिए, आपका टाइम चाहिए, उसके आपके महंगे टॉयज की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड नाउ इज लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। हमें जब पहले बच्चे से कनेक्ट होने के बाद हमें उनके एनकरेजमेंट पे ध्यान देना है, उनको बढ़ावा देना है, वो जो भी करते हैं उसको एनकरेज करना है। ये एक एग्जाम्पल है पॉल वुडॉल्फ का। ये बच्ची पहली अमेरिकन वुमेन है, शी वॉन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। एंड इस बच्ची की कहानी बताना चाहूंगी। ये बच्ची पोलियो ग्रसित थी, इसके दोनों पैर नहीं चलते थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपकी बेटी पैरों में खड़े होने के लायक नहीं है, चलना दौड़ना बहुत दूर की बात। इसके पापा ने इसे हर पल प्रेज किया, बेटी तू चल सकती है, तू कर सकती है। ये बेटी ना बल्कि खड़ी हुई, चली, दौड़ी, ओलंपिक विनर बनी। ये होता है रियल एनकरेजमेंट जो हम पेरेंट्स को अपने हर बच्चों को देना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल है, एक मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी थी जो इसी ओलंपिक विनर के ऊपर बनाई गई है। इसमें जो ये लड़का दिख रहा है, इनका बेटा पोलियो ग्रसित है, बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन सिर्फ अपने पापा की एनकरेजमेंट से वो कैसे चल लेता है। प्लीज वॉच दिस वीडियो। सर ये लहरा भी क्या? ये प्रिंसिपल का आपका ऑर्डर है। सर भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा और इंटेलिजेंट में पड़ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम तो अपनी तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इसे रेस में दौड़ा कर तुम इसके साथ प्रगति कर रहे हो, इससे अभिवृद्धि हो लगता है कल कोई बच्चा चलने देने की शक्ति भी खो दे। प्लीज डोंट मेक इट। मेरा बच्चा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। हाँ पापा, मैं तो और ठीक है। Everybody get ready.
वर्षा, एक्चुअल में वीडियो सुनाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर वर्षा, एक्सक्यूज मी। सर ये लंगड़ा पेपर सो फ्रेंड्स, देखा हमने जहां मेडिकल फील्ड भी जवाब दे देती है, जहां साइंस में फेल हो जाता है, वहां पे पेरेंट्स का एनकरेजमेंट, जब एक पोलियो से ग्रसित बच्चा दौड़ के ओलंपिक जीत सकता है, और ये रियल स्टोरी है फ्रेंड्स, तो हम अपने बच्चों को जो नॉर्मल है उनको क्यों नहीं एनकरेज कर सकते? हम एक नया फ्यूचर बना सकते हैं, एक नया भारत गढ़ सकते हैं। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा लिखना चाहता है, बस तरीका अलग होता है। वो हर चीज में लर्निंग ढूंढते हैं। अगर हम उन्हें बोले अच्छी राइटिंग बनाओ, तो वो ड्राइंग करने लग जाते हैं। उनकी हैंडराइटिंग में मिस्टेक्स निकालने के बजाय उन्हें अगर वही चीज हम एक्टिंग से, ड्राइंग से, प्ले करके, सिंगिंग से सिखाएं, वो सब चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। हमारा एक वर्कशॉप होता है फ्रेंड्स, एंजॉय योर एग्जाम का, उसमें हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और ये बच्चे, आप विश्वास नहीं करेंगे, पेज नंबर के साथ उस पेज में क्या लिखा है वो बता देते हैं। सो बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। उनको एंजॉय करके पढ़ाइए, उनको ड्राइंग करके पढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है, नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको बजाय कि तू टेबल याद कर, तू टेबल याद कर, आपको ये बोलना है, बेटा आज मैथ्स क्लास में मैथ्स सर ने जो भी तुझे पढ़ाया उसकी मिमिक्री करके बता। वो बड़े मजे से आपको मिमिक्री करके बताएगा कि सर ने 2 बोला, +2 बोला, -4 बोला, = पता है कितना हुआ मम्मा? तब वो एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, उनके स्टडी के साथ उनका पॉजिटिव इमोशन बन जाएगा, स्टडी भी फन हो जाएगा। हर बच्चे को लर्निंग के लिए अगर एनकरेज करना है ना, पढ़ाने के लिए एनकरेज करना है ना, तो पहले हमको उनके साथ पढ़ना होगा। जैसे अगर बच्चा क्लास 1 से नीचे का है, 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो आप उसके सामने बुक पढ़ के उसको कहानी सुनाइए उसके लेवल पे। अकबर बिरबल, पंचतंत्र, चंपक, ये सब कहानी आप खुद पढ़िए, वो सुनेगा, उसकी लर्निंग में इंटरेस्ट आएगा, और वो खुद पढ़ेगा जब वो 6 साल से ऊपर हो जाए। 6 साल से ऊपर पे आप 30 मिनट्स एटलीस्ट उसके साथ रीड करिए, उसको भी पढ़ने बोलिए, आप भी पढ़िए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक जरूर होना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, अंबानी, इन सब की बुक्स कैसे प्रेरणा मिलती है, कैसे वो लोग वहां उस जगह में पहुंचे, ये 6 साल के बाद ही आपको अपने बच्चों को लर्निंग के थ्रू सिखाना है। हमारे शास्त्रों में कविता है, रसो वह सब, रस ही सब कुछ है, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उसमें ही आगे बढ़ेगा। गीता में कहावत है, प्रकृति ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वसा। इसका मतलब हर जीव अपने प्रकृति के हिसाब से ही कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग है और कोयल है, तो डॉग अपनी भों ही करेगा, वो कोयल की जैसा गाना नहीं गा सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है, चाहे वो मेहमान भी सामने आके खड़े हो जाए, वो गाना नहीं गाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत के 5 पांडव को हम सब जानते हैं।
इन सब की एबिलिटी, इन सब की प्रकृति अलग अलग है और इसको पहचाना गुरु द्रोण ने। गुरु द्रोण ने एक छोटा सा परीक्षा लिया और वो परीक्षा था कि पेड़ में चिड़िया है और आपको मारना है। जब उसने भीम को बुलाया और पूछा, भीम आपको क्या दिख रहा है, तो भीम ने जवाब दिया, मुझे पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रहा है, बादल भी दिख रहा है, आप सब दिख रहे हैं, मैं अंधा थोड़ी ना हूं। गुरु द्रोण को समझ में आ गया कि इसका कैनेस्थेटिक विजन है, ये भीड़ पे मारने के लिए है, बॉडी बिल्डिंग के लिए है, भाई तू तीर छोड़, तू गदा पकड़। फिर उनने उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जी को भेजा और बोला, इस चिड़िया को क्या क्या दिख रहा है। उनने क्या कहा, मुझे अपने आप को साबित करने के लिए किसी जीव को मारना पड़े तो वो काम मैं नहीं करूंगा। गुरु द्रोण समझ गए राजा बनने की पहली क्वालिटी इसके में है और इसको राजा बनाए कि ये दूसरों के बारे में सोचता है। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। उनको धनुष दिया और वो सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बने। तो हम सब में एक यूनिक एबिलिटी होती है और उसको हमें पहचानना है और उसको बढ़ावा देना है। हमारे बच्चों के पास 4 टाइप के वर्क होते हैं। एक इनकम्पैटिबल वर्क, इनकम्पैटिबल मतलब वो काम स्क्रीन में दिख रहा है ना, इनकम्पैटिबल वर्क मतलब वो काम जो बच्चे नहीं कर पाते। कंपैटिबल वर्क मतलब वो काम जो बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन उनमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। एक्सेलेंट वर्क मतलब वो काम जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और उसमें उनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती। फोर्थ होता है यूनिक एबिलिटी। यूनिक एबिलिटी मतलब वो काम जो बच्चे करते हैं उसमें खो जाते हैं, उन्हें समय का नहीं पता चलता, सच्चिदानंद हो जाते हैं और उनके जैसा वो काम कोई नहीं कर सकता। वो गॉड गिफ्टेड होता है। हर किसी बच्चे के पास वो यूनिक एबिलिटी है और हम पेरेंट्स को उस यूनिक एबिलिटी को ढूंढना है और तब वो काम जो करेगा वो बेस्ट होगा। Then next law is law of betterment। हम इन्वॉल्व हो गए हैं, एनकरेज कर दिए हैं, अब उस टास्क को हमें और अच्छा करना है। मतलब अब हमें अपने बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। एक एग्जांपल देती हूँ, एक बाप और बेटा, वैगन आर उनकी कार थी, उसमें बैठ के बाहर जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव। पापा गाड़ी चला रहे थे, बेटा पीछे बैठा हुआ था। बेटा देखता है एक गाड़ी ओवरटेक करके गई, दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके गई, तीसरी गाड़ी ओवरटेक करके गई। अब बेटा से रहा नहीं गया, उसने बोला पापा क्या कर रहे हो, 4 गाड़ियां ओवरटेक कर चुकी हैं, स्पीड तो बढ़ाओ। पापा ने कहा बेटा अपनी गाड़ी देख, उनकी गाड़ी देख, हमारी गाड़ी वैगन आर है, उसकी गाड़ी मर्सिडीज है, वो 180 स्पीड में चलेगी बेटा, मेरी गाड़ी 100 के ऊपर भी जाएगी तो स्पीड नहीं संभाल पाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। बेटा बोला यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ पापा, जब रिंकी का 80% आता है, गौरांश का 95% आता है और इस 59% वाले को आप बोलते हो बेटा दौड़, रिंकी को देख 90% ला, मेरी कैपेसिटी तो देखो, मेरा स्पीड तो देखो। तो हमें अपने बच्चों को उनकी कैपेसिटी, उनके एबिलिटी के हिसाब से उनका बेटरमेंट करना चाहिए। हर चीज में हमें यस नहीं बोलना है। Say no to make your yes more powerful। इसके लिए रूल है 33:33:33। मतलब 10 में से ऐसा 3.5 काम है जिसको आप डायरेक्टली यस बोल दीजिए। हाँ बेटा, सपोज आपका बच्चा एक हफ्ते से आइसक्रीम नहीं खाया है, सैटरडे को उसने बोला कि पापा आज आइसक्रीम खाना है, से डायरेक्टली यस। 33% में आपको थोड़ा डिले करके बोलना चाहिए यस, सीधा यस नहीं बोलना है। डिले मतलब कि अगर कोई महंगे टॉय की डिमांड है तो बेटा 1 महीने के बाद,
और बाकी बचे हुए 33% में आपको डायरेक्टली नो बोलना चाहिए। नो मीन्स नो, नहीं मिलेगा। आज के बच्चे जो इतना एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स के शिकार होते हैं ना, उनका कारण यही होता है कि उनने बचपन से नो ही नहीं सुना है। इसलिए जब आगे चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फेलियर मिलता है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। नो की आदत अभी से डालनी है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी। ये है, आप सब जानते हैं, बाहुबली। ये है भल्लाल देव। बाहुबली को उसकी मम्मी ने पाला, सारा प्यार मिला, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। बड़ा होके वो पूरा राज्य संभाला इफर्टफुली। वही भल्लाल देव को प्यार तो बहुत मिला, पापा का भी प्यार मिला, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, तो बड़ा होके उसने पूरा राज्य संभाल दिया। तो हमें अपने बच्चों को साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है। सेम थिंग, कुंती माँ ने ऐसी परवरिश की, उनने जिम्मेदारियां भी दी, प्यार भी दिया, और बच्चा बड़ा हो गया अर्जुन बना। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सिर्फ प्यार दिया, ये कहा बेटा मैं राजा हूँ, आगे चल के तुझे ही राजा बनना है, ज्यादा चिंता मत कर, तुझे तेरी राजगद्दी इंतजार करनी है। बड़ा होके दुर्योधन बना। और फ्रेंड्स, हम में से कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखना चाहेगा। जहां 7 साल से ऊपर 10 साल के होते हैं, हमें उन्हें करियर और उसके प्रोसेस में डिफरेंस समझाना है। करियर मतलब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सोल्जर बनना, बड़ा लीडर बनना। ये तो देख रहे हैं कि ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, आज टॉप ब्रांचेस हैं, इतने बड़े घर हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन हमें अपने बच्चों को वो प्रोसेस दिखाना है कि वो बने कैसे, कितने साल की स्टडीज हुई। कहीं भी आप जाते हैं, जैसे आपका बच्चा 10 साल के ऊपर हुआ, सपोज आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में बैठ के आपको ये बताना है बेटा इस रेस्टोरेंट में कितने लोग काम करते हैं, मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, वेटर की इतनी होती है, कोर्स को करने की इतनी पैसे होते हैं, और इन लोग इतना कमाते हैं। वैसे ही आपको अपने बच्चे को जहां जाते हैं 3-4 प्रोफेशनल से मिलाइए, उनको उनका रोल मॉडल खुद चुनने दीजिए, और जब वो रोल मॉडल चुन लेते हैं तो वो उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं, वो तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसके पहले उनके दोस्त उनको बाहर पैसे खर्च करने सिखाएं, हम सबको अपने बच्चों को पैसे कमाना घर में ही सिखाना पड़ेगा। Dr. Varsha, Yes, sorry to interrupt you. Yes. Such a wonderful lecture, but we are kind of running out of time a little bit. And हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ladies Yes, आपसे we can questions close. पूछ सकें. Yeah, yes, ma'am. We just want that more and more ladies can ask the questions, you know. So Okay, they can ask. They can ask. can you- Actually, अब इसके बाद टीनेज शुरू हो रहा है, and I thought कि अभी मेरे पास जो पेरेंट्स हैं वो छोटे बच्चे वाले हैं, तो I can stop here. Thank you so much. आपका बहुत अच्छा टॉक रहा है and it's been really good. In fact, जितनी भी हमारी यहाँ पे ladies हैं, I request them if they have any questions they can ask now. One thing, okay. If they want to ask, I can answer many things, but if they want to ask anything to me personally, they can just take a screenshot, they can message me personally, और मैं आपको personally आपके सारे questions का reply करूंगी, guaranteed. तो आप that's सभी excellent. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये एक YouTube लिंक है जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। यस, किसी को कोई क्वेश्चंस है तो अपने any आप को questions? अनम्यूट करके पूछिए। एनी क्वेश्चंस एट ऑल, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम, मेरा जो बच्चा मैम सुनता नहीं है, कोई भी बात अगर समझाओ तो गुस्सा और चिड़चिड़ा होकर चिल्लाने लगता है।
हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सुनता नहीं है, चिड़चिड़ाता है, तो पहले हमें ये देखना है आप जो सुना रहे हैं वो समझ पा रहा है कि नहीं, समझ रहा है तो अपना पा रहा है कि नहीं। सबसे पहला रूल ये है, जब भी वो बोले आपको स्टॉप, लुक एंड लिसन, ये फॉर्मूला अपनाना है। रुक जाइए, उसके आई कांटेक्ट में आइए और सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अगर टीवी बहुत ज्यादा देखता है या ब्रश नहीं करता है सुबह, आप किचन से खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं, बेटा ब्रश कर लो, टीवी बंद करो। इसकी बजाय आपको क्या करना है, चुपचाप उसके बगल में बैठ जाना है, कांटेक्ट करना है, हाथ सहलाना है और बोलना है, बेटा 5 मिनट के बाद टीवी बंद कर लेते हैं। या फिर वो ब्रश नहीं कर रहा है और आपको बहुत चिल्लाना पड़ रहा है, बिना दूर से चिल्लाए पास में जाके बोलिए। बच्चों को क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी है फन की, चलो बेटा आज कीटाणुओं के साथ डिशुम डिशुम करते हैं, सारे कीटाणुओं को मार डालेंगे, फिर देखना वो कैसे ब्रश करता है। तो उनकी साइकोलॉजी समझ के उनके लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो बच्चा सब सुनेगा, समझेगा और अपनाएगा। ओके मैम, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे इसमें व्हाट्सएप करिए, इसको सेव कर लीजिए, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूंगी। और एनीवन के पास गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, पर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अपन कोई बात करते हैं तो बच्चे बीच में बोलते हैं मम्मा मम्मा मम्मा, जैसे कोई भी बात हो तो वो क्या बात करते हैं उस टाइम बीच में बोलते हैं, वैसे बीच में नहीं बोलते हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है बच्चे बीच में क्यों बोलते हैं, है ना? बच्चे सिर्फ अपना सोचते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। वो उनका ईगो सेंट्रिज्म होता है जो 7 साल के बाद चले जाता है, वो लॉजिकल थिंकिंग होती ही नहीं है। हमको सुनना है, सब काम छोड़ के हमको सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको 2 ट्यूब देंगे, 2 ग्लास देंगे, एक पतला और एक लंबा ग्लास और एक मोटा और एक छोटा ग्लास, पतले लंबे ग्लास में ज्यादा पानी ऊपर लेवल तक रहेगा ऑब्वियसली, मोटे और छोटे ग्लास में कम लेवल तक रहेगा। वो ज्यादा पानी पतले और लंबे ग्लास को ही सोचेगा, चाहे आप जितना समझा लो। तो हमें कुछ नहीं समझाना है, हमें सुनना है। 7 साल का इंतजार करिए, जब उनका एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग बनेगा तब वो सुनेगा, और तब सुनेगा जब आपने छोटे में उसको सुना था, है ना? इमोशनल बैलेंस मैंने सिखाया है ना, पहले 7 साल में सिर्फ और सिर्फ प्यार, न रोक न टोक, जितना सोएगा सोने दीजिए, नो रूल्स रेगुलेशंस, सब आ जाएगा 7 साल में। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। एक्चुअली मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा लड़का अभी 6th क्लास में है, वो हाँ, लेकिन वो पढ़ाई के लिए बिल्कुल मना ही कर देता है, इतना मुश्किल से पढ़ाई करता है कि मतलब मन ही नहीं करता उसका ऐसे। हाँ, क्या करना चाहिए मैम? हाँ, अब सुनिए, क्यों मन नहीं करता? क्योंकि उसका नेगेटिव बिलीफ बना चुके हैं अपन। कैसे बना? करंट देके। मैंने एग्जांपल बताया था ना, डॉग को हमने करंट दिया, भूख लगी तो भी रोटी नहीं खाया, वो एग्जांपल याद है आपको, है ना? हाँ। वैसे हमने बहुत करंट दिए, पढ़ ले नहीं तो हॉस्टल भेज दूंगी, पढ़ ले नहीं तो पापा आके मारेंगे, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, झाड़ू लगाएगा, रिक्शा चलाएगा, ऐसा बहुत बोलते हैं, कॉमन है, बहुत कॉमन है। अब क्या करना है, जो गलती हो गई थी हो गई थी, हमको पहले लॉ से स्टार्ट करना है। भले ही बच्चा बड़ा हो गया है, क्लास 6 में पढ़ रहा है, मतलब 11-12 ईयर्स का हो गया है वो, हमको लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट पहले बनाना है। इन्वॉल्वमेंट मतलब कि उसके साथ जुड़े, खूब सारा प्यार दे, जो कर रहा है करने दे, नो गुस्सा, नो चिड़चिड़ाना, नो डांटना। 15 दिन आपको बहुत प्यार देना है, इतना प्यार देना है, जो बोल रहा है सब काम छोड़ के सुनना है क्या बोल रहा है बेटा। 16वें दिन से वो आपका कहना सुनने लग जाएगा। पढ़ाई को फन की तरह कराना है। जैसे कोई टॉपिक याद नहीं होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, आप उसको ड्राइंग के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, उसको ड्राइंग कर सकते हैं, पेड़ का सनलाइट बना सकते हैं, हरी पत्ती हो गई, ड्राइंग के फॉर्म में अगर याद कराते हैं तो बच्चे याद कर लेते।
फिर भी नहीं याद हो पाता तो सिंगिंग के फॉर्म में याद कराते हैं तो बच्चों को बहुत इजीली याद हो जाता है। हमारा एक एंजॉय और एग्जाम का कोर्स है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनमें कैसे इंटरेस्ट लाना है और बच्चे बाद में टॉप भी कर लेते हैं, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, वो आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपका हेलो लेक्चर बहुत अच्छा था। मेरा एक क्वेश्चन। हेलो मैम, सत श्री अकाल। यस बोलिए। मैम मेरा बेटा एक 12 साल का है और बेटी 10 साल की है, 9 साल की है। मैम वो बहुत झगड़ते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा। उसका क्या सोल्यूशन होगा? हाँ देखिए, बच्चे का झगड़ना बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे छोटेपन में बचपन में नहीं झगड़ते ना, शेयरिंग नहीं करते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है ना, वो बाद में फिर प्रॉपर्टी के लिए एक एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं। जितना लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए, आपको इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में नहीं जाना है, बचाव नहीं करना है तब तक जब तक उन लोग एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। जब मारा पिटी ज्यादा हो रही है, खून आने लग गया, तब आपको जाना है और दोनों को डांट लगाना है कि दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। जब आप बार बार यही करेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा और वो खुद ही अपनी लड़ाई शॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरा चीज, आपको दोनों को एक जैसा प्यार आधे घंटे रोज अकेले अकेले देना है। मतलब आपकी इमोशनल बॉन्डिंग दोनों से होना चाहिए। ज्यादातर लड़ाई इसलिए होता है कि मम्मा आप उसको ज्यादा प्यार करती हो, मम्मा आप उसको ज्यादा प्यार करती हो। दोनों बच्चों को अलग अलग समय में अकेले अकेले आपका इंडिपेंडेंट टाइम बिना इंटरप्शन के दीजिए। ये 2 रूल फॉलो करिए, सब ठीक हो जाएगा। और लड़ने दीजिए, सब बच्चे लड़ते हैं, वेरी नॉर्मल। जो बच्चे अभी लड़ते हैं ना वो बड़े होके नहीं लड़ते। ओके ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे स्टार्टिंग एज में 2-3 इयर्स की एज में बच्चे जिद करते हैं, लाइक मुझे ये टॉय चाहिए या कुछ ही और चीज के लिए जिद करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, जब बच्चे जिद करते हैं ना उस समय आपको फॉर्म बने रहना है। अगर उसकी वाजिब जिद है, जैसे मैंने 33:33:33 फॉर्मूला बनाया, 10 में से 3.5 जिद को आप पूरा कर सकते हैं, 3.5 को थोड़ा डिले और 3.5 को बिल्कुल नहीं। जो आपको पता है नहीं मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल टीवी मोबाइल जो कॉमन प्रॉब्लम है, देखना है नहीं तो जमीन में लोट लोट के रोते हैं। और ये बच्चे बहुत चालाक होते हैं, जब कोई गेस्ट आएगा उसके सामने रोएंगे या मॉल में जाएंगे हमको ये टॉय नहीं चाहिए उसके लिए रोएंगे। आपको सबसे पहले ये बोलना है, बेटा तुम जब रो के बोलते हो ना, चिल्ला के बोलते हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आओ बैठो पानी पियो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप पानी पियो, अब मुझे बताओ, प्यार से बताओ, धीरे से बताओ, तब मैं वो काम करूँ। और इस रूल में फॉर्म रहना है, जो नहीं वो नहीं। अगर मॉल में भी लोट लोट के रोएगा ना तो भी आपको अपना रूल से बिल्कुल हिलने नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उनके बच्चों का भी यही हाल है। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच। दैट वाज अ वेरी गुड आंसर एंड बहुत ही अच्छा। आपको कॉम्प्लीमेंट भी साथ में दिया मैडम कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा था आपका। डॉक्टर वाइसा, इट वाज रियली वेरी गुड। आपने सबके आंसर्स भी बहुत अच्छे से करे हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड फॉर ऑल द लेडीज जो हमारी गर्भ संस्कार की हैं। वर्षा मैम ने अपना एक क्यूआर कोड देखिए पीछे दिया हुआ है। क्यूआर दिया है, आप इसको सब के सब इस चैनल में देखेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस का जितने आपने पूछा है ना, सबके आंसर इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, 2-2, 3-3 मिनट में। सभी को आज ये चैनल देखना है। और आपके डाउट्स के लिए ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है पेरेंटिंग का, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करूंगी। ओके डॉक्टर वर्षा, क्या आप ये जो लिंक्स हैं आप ये प्लीज लिंक्स मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं इनको सारे ग्रुप्स में डाल दूंगी, हमारे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। ओके ओके दैट विल बी हेल्पफुल। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाकी जिसको जो भी क्वेरीज होंगी, जैसा कि मैम ने अपने लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पे पूछ सकते हैं। और आपके स्टेशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी आपको उसी में मिलेंगे जरूर।
तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड सारी गर्भ संस्कार की जितनी लेडीज हैं, थैंक यू बस वेरी एक मच। लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगी मैडम, एक Yes, लास्ट लाइन। आज जो 1 घंटा मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी सिर्फ एक चीज घर लेके जाइए आज, सिर्फ एक चीज, कम से कम 15 मिनट आपको अपने बच्चों के साथ पूरा देना है, बिना मोबाइल के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना इंटरप्शन के, ना खाना खिलाते हुए ना कुछ करते हुए, पूरा 15 मिनट आज से आपको रोज देना। थैंक यू। चलिए, ये मैसेज एक आपने जो मैम दिया है, सारी लेडी से रिक्वेस्ट करती हूँ जरूर फॉलो करें। और थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल द गर्भ संस्कार लेडीज हियर विद अस। तो अब अगले हफ्ते फिर सैटरडे को 4:45 बजे लॉग इन कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। Be peaceful, be happy, keep smiling, take care of your families, and love you lots. Bye bye.